स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार की विशेषता नहीं है? ए. विभिन्न हितों का समायोजन, बी. संघवाद को मजबूत करना, सी. बेहतर प्रतिनिधित्व, डी. निरंकुश नियंत्रण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, निरंकुश नियंत्रण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गठबंधन सरकार के फायदे हैं। विभिन्न हितों का समायोजन, यह विभिन्न पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। संघवाद को मजबूत करना, गठबंधन प्रशासन क्षेत्रीय अनुरोधों के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है। बेहतर प्रतिनिधित्व, गठबंधन सरकार मतदाताओं का अधिक प्रतिनिधित्व करती है और जनता के विचार को प्रतिबिंबित करती है। सहभागी लोकतंत्र, इसमें किसी एक राजनीतिक दल का वर्चस्व नहीं है। गठबंधन के सभी सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। अफ्रीकी महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आकार और जनसंख्या दोनों के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2. प्रधान यामोत्तर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों इसे विभाजित करते हैं। 3. विक्टोरिया झील की तटरेखा केन्या, युगांडा, तंजानिया और रवांडा द्वारा साझा की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीका आकार और जनसंख्या दोनों के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अतः कथन 1 सही है। अफ्रीका विश्व के केंद्र में स्थित महाद्वीप है। प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश दोनों इसे विभाजित करते हैं, अतः कथन 2 सही है। विक्टोरिया झील की तटरेखा केन्या, युगांडा और तंजानिया द्वारा साझा की जाती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। कागेरा, कटोंगा, सियो, याला, न्यान्डो, सोंडू मिरू और मारा नदियां झील को जल प्रदान करती हैं, जबकि नील नदी झील से जल को बाहर ले जाती है। नील नदी पूर्वी युगांडा के जिंजा शहर में विक्टोरिया झील से मिस्र की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक कंट्रोल यूनिट और एक बैल्टिंग यूनिट होती है। 2. जिन क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन नहीं है वहां ईवीएम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 3. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ने पहली बार ईवीएम का प्रोटोटाइप विकसित किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 2 यूनिट होती है, यानी एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहती है, जबकि बैलेटिंग यूनिट को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है, अतः कथन 1 सही है। ईवीएम को विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। ईवीएम एक साधारण 7.5 वोल्ट की क्षारीय बैटरी पर संचालित होती है, इसलिए विद्युत कनेक्शन न होने वाले क्षेत्रों में भी ईवीएम का उपयोग किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत वर्ष 1979 में पहली बार ईवीएम का एक प्रोटोटाइप विकसित किया, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के योग दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना कृषि पतंजलि ने की थी और यह भारतीय दर्शन में विधर्मी विचारधाराओं में से एक है। 2. योग दर्शन में पालन किए जाने वाले मूल्यों को नियम कहा जाता है, जबकि जिन मूल्यों से बचना होता है उन्हें यम कहा जाता है। 3. योग दर्शन का संदर्भ केवल बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय दर्शन के योग दर्शन की स्थापना ऋषि पतंजलि ने की थी और यह भारतीय दर्शन के रूढ़िवादी विचारधाराओं में से एक है, अतः कथन 1 सही नहीं है। योग दर्शन में पालन किए जाने वाले मूल्यों को नियम कहा जाता है, जबकि जिन मूल्यों से बचना होता है उन्हें यम कहा जाता है, अतः कथन 2 सही है। पतंजलि द्वारा सूचीबद्ध 5 यम अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं। योग दर्शन का संदर्भ बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद आदि में दिया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए IRDAI द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। 2.
सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम है। 3. अलग अलग खेतों को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ जैसे पहचाने गए स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान तथा क्षति को भी कवर किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। IRDAI वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम है, अतः कथन 2 सही है। अधिसूचित क्षेत्र में अलग अलग खेतों को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन और जल प्लावन जैसे पहचाने गए स्थानीय जोखिमों की घटना से होने वाले नुकसान एवं क्षति को भी कवर किया जाएगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में टिक साइज शब्द का क्या अर्थ है? ए, किसी प्रतिभूति की वह सबसे छोटी राशि जिसका किसी विनिमय पर ट्रेडिंग किया जा सकता है। बी, किसी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम अलाउएबल प्राइस मूवमेंट। सी, किसी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का एक ट्रेडिंग दिवस में एवरेज प्राइस मूवमेंट। डी, किसी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम अलाउएबल प्राइस मूवमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टिक साइज किसी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के मिनिमम अलाउएबल प्राइस मूवमेंट को संदर्भित करता है। कम टिक साइज खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच के अंतर को कम करता है, जिससे ट्रेडिंग को निष्पादित करना आसान हो जाता है। एक छोटा टिक साइज अधिक सक्रिय ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह पोजीशन में प्रवेश करने और बाहर निकलने की लागत को कम करता है, तरलता को बढ़ाता है। साथ ही व्यापारियों के लिए कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने को आसान बनाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? 1. शक्ति का विभाजन। 2. संविधान की सर्वोच्चता। 3. द्विसदनीय विधायिका। 4. राज्यपाल की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। सत्ता का विभाजन। संघवाद केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन करता है, जिसमें प्रत्येक स्तर के अपने विशिष्ट उत्तरदायित्व एवं अधिकार क्षेत्र होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। संघवाद एक लिखित संविधान पर आधारित है, जो केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें एक सदन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा क्षेत्रीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल की नियुक्ति। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, MQ-1B प्रीडेटर क्या है, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है? ए, एक इजरायली एंटी मिसाइल सिस्टम। बी, भारत का स्वदेशी एंटी ड्रोन कार्यक्रम। सी, एक अमेरिकी मानव रहित हवाई वाहन या डी, दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित परमाणु पनडुब्बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। MQ-1B प्रीडेटर। MQ-1B प्रीडेटर एक हाई अल्टीट्यूड वाला लंबे समय तक चलने वाला सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन है, जो दूर से नियंत्रित या स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है। यह जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित MQ-9 रिपर का एक प्रकार है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राज्य वायुसेना के लिए प्रयोग किया जाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका इन ड्रोनों का उपयोग निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और हवाई हमलों के लिए करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर 31 UAV की बिक्री को स्वीकृति प्रदान की, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यूथेनेसिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूथेनेसिया से तात्पर्य है जानबूझकर जीवन समाप्त करना, सामान्यतः किसी पीड़ा से राहत पाने हेतु। 2. उपचार वापस लेना या रोकना सक्रिय यूथेनेसिया का उदाहरण है। 3. उच्चतम न्यायालय ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में मान्यता दी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूथेनेसिया से तात्पर्य है जानबूझकर जीवन समाप्त करना,
सामान्यतः किसी पीड़ा से राहत पाने हेतु या किसी मरीज को मृत्यु तक शीघ्र पहुंचाने से संबंधित है ताकि आगे की पीड़ा को रोका जा सके, अतः कथन 1 सही है। निष्क्रिय यूथेनेसिया का उदाहरण है उपचार वापस लेना। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को जीवित रखने वाली मशीन को बंद करना ताकि वह अपने रोग से मर जाए। उपचार रोकना, उदाहरण के लिए ऐसी सर्जरी न करना जो थोड़े समय के लिए जीवन को बढ़ा दे, अतः कथन 2 सही नहीं है। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में उच्चतम न्यायालय ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में मान्यता दी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों और छोटे ऑफलाइन व्यापारियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। 2. यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। 3. यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुरूप है जिसे उभरते व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अनुपालन के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC, इसका उद्देश्य अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों और छोटे ऑफलाइन व्यापारियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है, अतः कथन 1 सही है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आता है जिसे उभरते व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अनुपालन के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंकुरण को रोकता है। 2. अनाज का कृमिनाशक है। 3. अपघटन को धीमा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा खाद्य विकिरण की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खाद्य विकिरण का उपयोग जीवित या वनस्पति पदार्थों में सूक्ष्म जीवों और परजीवियों को नष्ट करके कुछ खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। कम डोज का खाद्य विकिरण अंकुरण को रोकता है, अनाज एवं फलों को कृमि मुक्त करने में योगदान देता है और अपघटन की शारीरिक प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है। आलू और प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए विकिरणित किया जाता है ताकि वे लंबे समय तक संरक्षित रहें। स्ट्रॉबेरी और टमाटर को उनकी परिपक्वता को धीमा करने के लिए समान उपचार दिया जाता है। मसालों और सूखी सब्जियों को भी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए उपचारित किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहा उपलब्ध वास्तविक समता किससे संबंधित है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सी. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, डी. भारतीय एग्जिम बैंक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।